हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य की जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है, हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल। आज उसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी क्लास 9 है। इससे पहले मैंने 8 क्लास अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख ले। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट, जीआरएफ, एचपीएससी, आरपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, एचटेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम करेंगे प्रकरण 3। प्रकरण 3 का ये हमारा भाग बी है। इससे पहले मैंने प्रकरण 3 का एक भाग अपलोड कर दिया है, आप उसे भी देख लें। तो आइए देखते हैं प्रकरण 3, देश भाषा काव्य। इस बुक को मैं हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको करवा रही हूँ, जिससे आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगी और एग्ज़ाम में ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास 9 और प्रकरण 3, देश भाषा काव्य। बीच बीच में मुसलमानों के भी भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। आगे देखते हैं। महमूद गजनवी मृत्यु संवत 1087 के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था। वहां से लूटमार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर राजपुताना पर चढ़ाई हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, कहीं कहीं संस्कृत के ऐतिहासिक काव्य में मिलता है। सांबर के अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ मारा गया और अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। तो फ्रेंड्स, आप ये मत सोचना कि ये हिस्ट्री हिंदी में कहाँ से आ गई, लेकिन हमें ये भी पढ़ना है। इससे हमें पता चलेगा कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो इसमें जो महमूद गजनवी है, इनकी मृत्यु संवत 1087 के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहाँ से लूटमार के लिए देश के अलग अलग भागों पर ये चढ़ाइयाँ करते थे। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों मतलब इतिहास में इनका वर्णन नहीं मिलता, पर कहीं कहीं जो संस्कृत के ऐतिहासिक काव्य हैं उनमें इनका वर्णन मिलता है। जो सांबर अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ मारा गया, अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। ये फ्रेंड्स चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें हमारी बेसिक समझ को डेवलप करती हैं और जब हमारी समझ डेवलप होती है तो इससे हमें साहित्य समझने में बहुत हेल्प मिलती है। आगे देखते हैं। अजय देव के पुत्र अर्णोराज आना के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। अर्णोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। आगे देखते हैं। वहाँ मल्लेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था, इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहाँ अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जिसे आना सागर कहलाया। आगे देखते हैं। आना के पुत्र बीसल देव, तो हमने ऊपर देखा जो अजय देव के पुत्र आना सागर और आना सागर के पुत्र बीसल देव, तो ये भी हमें याद रखना है। यहाँ ऊपर मैंने बताया भी है अजय देव के पुत्र अर्णोराज, जिसे आना भी कहते हैं। अगर हम ये बेसिक चीज़ें डीप में पढ़ते हैं तो इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अजय देव के पुत्र अर्णोराज, जिसे आना भी कहते हैं, और अर्णोराज के पुत्र बीसल देव।
विशलदेव विग्रह राज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर विशलदेव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए विशलदेव के विक्रमी संवत 1220 के लेख में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक जानकारी है, ये भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो आना के पुत्र थे विशलदेव, जिसे विग्रह राज चतुर्थ भी कहते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई। संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नाडोल पर धावा किया था, पर उसे हराकर लौटना पड़ा। उसके बाद इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। तो फ्रेंड्स राजपूताने और जो मुसलमान राजपूताने आदि में कई जो स्वतंत्र हिंदू राजा थे और मुसलमानों के आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीरदेव हुए, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। तो हमीरदेव जो थे वो एक हिंदू राजा थे और पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में ही ये आते हैं। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर आज़ादी के लिए लड़ते रहे। तो फ्रेंड्स, हमीर रासो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारा बनता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। नेक्स्ट पॉइंट है, उस समय केवल वीर गाथाओं की ही उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दो रूपों में पाते हैं। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पर वीर गाथाएं ही ज़्यादा लिखी जाती थी। जो कवि थे वो अपने आश्रयदाताओं की वीर गाथाएं लिखते थे। तो जो वीर गाथाएं हैं वो हमें दो रूपों में मिलती हैं। पहली है मुक्तक रूप में और दूसरी है प्रबंध रूप में। तो फ्रेंड्स, एक तो हमें मुक्तक में मिलती हैं और दूसरी प्रबंध में। मुक्तक क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। मुक्तक छोटे छोटे काव्य होते हैं जो लिखे जाते हैं और ये छोटे छोटे काव्य लिखकर वो राजा को खुश किया करते थे। और दूसरा है हमारा प्रबंध रूप में। तो बड़े बड़े ग्रंथ, छोटे छोटे जो ये काव्य हैं इनके साथ साथ बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे जाते थे और वो प्रबंध के रूप में होते थे। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ मिलती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, फुटकल रचनाओं को छोड़कर वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा है, वैसे ही यहाँ भी था। किसी भी राजा की कन्या को हरा कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। तो फ्रेंड्स, लड़ाइयाँ होती थी तो कभी स्त्री के कारण होती थी, कभी अपनी जो अपना प्रभाव जमाने के लिए लड़ाइयाँ होती थी। तो यही सब इन चीज़ों को करके वो अपना अभिमान का काम माना जाता था। गौरव और अभिमान का काम वो समझते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गुण रूप में प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रृंगार के सहायक के रूप में रहता था। राजनीतिक कारणों से युद्ध होता था। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पर जो श्रृंगार रस है वो थोड़ा होता था, लेकिन जो हमारा
प्रधान रस है वो वीर रस होता था। तो ये भी हमें याद रखना है कि उस टाइम पर श्रृंगार रस थोड़ा हमें मिलता था और वीर रस हमारा प्रधान रस होता था। और जो भी युद्ध होते थे उनका कारण कभी कभी राजनीतिक भी होता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है, मीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो ये वीर रस लिखे गए इनमें हमें कल्पना भी मिलती है, जैसे अमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का ऐसा ही कोई कारण इसमें कल्पित दिया गया है। आगे देखते हैं, ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं। पहली है प्रबंध के साहित्यिक रूप में और दूसरी वीर गीतों बैलेड्स के रूप में। तो फ्रेंड्स, जो ये वीर गाथाएं थी, एक तो ऊपर मैंने बताया है कि प्रबंध के रूप में और मुक्तक के रूप में, और आगे ये भी हमारा मेन पॉइंट है कि ये वीर गाथाएं दो रूपों में हमें मिलती हैं, एक तो प्रबंध के साहित्यिक रूप में और दूसरी वीर गीतों के रूप में। तो फ्रेंड्स, जो ये बैलेड्स है ये स्वतंत्रतावाद के कवि हैं, तो इन्हें वीर गीत कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। आगे देखते हैं, और वीर गीत के रूप में बीसलदेव रासो हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो वीर गीत के रूप में हमें बीसलदेव रासो मिलता है, इसका उदाहरण आला है जिसको गाने वाले पूरे उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। हमें वीर गीत के रूप में बीसलदेव रासो, और नेक्स्ट पॉइंट था हमारा साहित्यिक प्रबंध के रूप में हमें पृथ्वीराज रासो मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यहाँ पर वीरकाल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिनकी प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है, ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर जो वीरकाल के उन्हीं ग्रंथों का वर्णन किया गया है जिनकी प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख यानी कहीं पर उनका थोड़ा सा उल्लेख हमें मिलता है, और यही ग्रंथ क्या कहलाते हैं, रासो ग्रंथ कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बताते हैं, पर बीसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, तो इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि बीसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, और इसी रसायन शब्द से होते होते रासो शब्द हो गया। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो पॉइंट हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जो हमारा प्रकरण 3 है देश भाषा काव्य वो किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रामचंद्र शुक्ल जी की देश भाषा काव्य के टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी फ्रेंड्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो पेपर 1 हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, उन सबको इन वीडियोस का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।